स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लबिंग के प्रोविजंस। क्लबिंग के प्रोविजंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या होते हैं क्लबिंग के प्रोविजंस? सबसे पहले, अगर दो लोग हैं, एक है मिस्टर ए और एक उसकी वाइफ है मिसेस ए, मिस्टर ए और मिसेस ए। मिसेस ए भी जॉब करती हैं, मिस्टर ए का बिजनेस है। बताओ मिस्टर ए के लिए बिजनेस इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? रिप्लाई करते चलना। बताओ किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? मैम रिपीट कर दीजिए। मिस्टर ए बिजनेस करते हैं। मिस्टर ए बेटा क्या करते हैं? बिजनेस बिजनेस। करते हैं। और मिसेस ए क्या करती हैं? जॉब करती हैं। मिस्टर ए की पीजीबीपी की इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? बोलो। मिस्टर ए के। मिस्टर ए के। और मिसेस ए को और पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। और मिसेस ए की जॉब करती है, उनकी सैलरी कौन से हेड में जाएगी? मिसेस ए जॉब करती है, उनकी सैलरी कौन से हेड में जाएगी? सैलरी हेड। उनकी इनकम सैलरी हेड में जाएगी। किसके लिए टैक्सेबल होगी? मिस्टर ए के लिए कि मिसेस ए के लिए? मिसेस ए। मिसेस ए के लिए। वेरी गुड। मिसेस ए के लिए सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। वो सैलरी को, मिसेस ए की बड़ी अच्छी आदत है सेविंग करने की। वो सेविंग करती करती है, सेविंग कर करके घर लेती है, सेविंग करके घर लेती है और घर को रेंट पे दे देती है। घर को क्या कर देती है बेटा? रेंट पे देती है। बताओ रेंट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? सैलरी सेव कर करके वो घर लेती है और घर को रेंट पे देती है। बताओ रेंट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? यार रिप्लाई करो ना जल्दी, बोलो, आवाज आ रही है ना? मैम अदर सोर्सेस। रेंट अदर सोर्स में जाएगा। पूरे हाउस चैप्टर हो प्रॉपर्टी। चुके। हाउस हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में किसके हाथ में रेंट टैक्सेबल होगा? रेंट किसके हाथ में टैक्सेबल हाउस होगा? प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी भी किसके हाथ में? मिसेस ए। मिसेस ए। हाउस प्रॉपर्टी भी बच्चा किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? मिसेस ए के हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो सुनो, ध्यान से सुनना। ये कहानी है मिस्टर ए की और कहानी है मिसेस ए की। जो बंदा कमाएगा उसी के हाथ में टैक्सेबिलिटी होगी। ठीक है, जो बंदा सेव करेगा, सेविंग करने पर जो भी इनकम अराइज होती है वो भी भैया जी किसके हाथ में टैक्सेबल होती है? वो भी भैया जी किसके हाथ में टैक्सेबल होती है? भाई साहब उन्हीं के हाथों में ही टैक्सेबिलिटी अराइज होती है। अब बिल्कुल ध्यान से, वेरी कॉन्सेंट्रेट होके इधर देखो, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मिस्टर ए की कहानी है और मिसेस ए की कहानी। अब हम कुछ ऐसी कंडीशन पढ़ेंगे जहां एक बंदा लीगली इनकम किसी और बंदे की है, लीगल इनकम किसी और बंदे की, लेकिन टैक्सेबिलिटी किसी और के हाथ में आएगी। उसकी इनकम दूसरे के हाथ में जाके ऐड हो जाएगी। उसी को ही कहा जाता है क्लबिंग ऑफ इनकम। उसे ही क्या कहा जाता है? क्लबिंग ऑफ इनकम। दिखने में आ रहा है मकान किसका है? दिखने में आ रहा है मकान किसका है? मिसेस ए का। कुछ कंडीशन, इस कंडीशन में तो मिसेस ए के हाथ में, मिसेस यानी उनकी पत्नी के हाथ में टैक्सेबल होगी। लेकिन कुछ कंडीशन में अगर वो कंडीशन ब्रेक कर दी तो कुछ कंडीशनों में मकान का किराया लीगली ऑनर दिख रहा है कौन है? मिसेस ए है। लेकिन इनकम किसके हाथ में क्लब जाके होगी? उसके पति के हाथों में, उसके हस्बैंड के हाथों में। वो कंडीशन है कौन सी है? यही हमें पढ़ना है क्लबिंग में। जर्नल, हाँ, जो बंदा कमाता है उसी के हाथों में इनकम टैक्सेबल होती है। लेकिन कुछ लॉ में हेरफेर करते हो, लॉ में गबन करते हो, लॉ में चोरी करते हो, तो इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल ना होके दूसरे बंदे के हाथ में टैक्सेबल होती है। वो चोरियां, वो गबन ही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सुनो, सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ इनकम। सबसे पहले है ट्रांसफर ऑफ इनकम। कोई भी बंदा, कोई भी बंदा, एक्स वाई जेड, हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा, चाचा चाची, नाना नानी, फ्रेंड, कोई भी हो, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए बगैर, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए बगैर, प्रॉपर्टी या एसेट को ट्रांसफर ना करके, एसेट से होने वाली इनकम अगर दूसरे बंदे को ट्रांसफर करता है तो इनकम ट्रांसफरर के हाथों में टैक्सेबल होगी। ट्रांसफरर मतलब जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है, इनकम ट्रांसफर कर रहा है। लीगली इनकम, भले लीगली इनकम किसकी हो? ट्रांसफरी की होगी, तो भी इनकम ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी। कैसे? समझो, ध्यान से सुनना। एक है ट्रांसफर ऑफ इनकम। ट्रांसफर ऑफ इनकम, ध्यान से सुनना, ध्यान देना। ट्रांसफर ऑफ क्या है बच्चों? इनकम। अब जैसे
कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए बगैर प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम किसको ट्रांसफर करता है, किसी और बंदे को ट्रांसफर करता है, तो इनकम किसके में ट्रांसफर होगी, इनकम किसके में ट्रांसफर होगी, जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है। जैसे जैसे देखो, मेरे नाम से एक मकान है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली बात है, मेरे नाम से एक मकान है, मेरे नाम से एक मकान है। अब होता क्या है, इस मकान की, मकान तो मैंने खरीद के रख लिया, लेकिन मकान का केयर टेकर, मतलब मकान को किराए पर देना है या नहीं देना है, ध्यान से सुनना, मकान को किराए पर देना है कि नहीं देना, कौन किराएदार रहेगा, कितना किराया का, ये सारे डिसीजन मैं नहीं लेती, ये सारे डिसीजन मेरी मम्मी लेती है, ठीक है, मेरी मम्मी लेती है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब मैंने कहा है कि भैया यही केयर टेकर है, यही सब कुछ है, तो मैंने अपने मकान मालिक को, सॉरी, मैंने अपने किराएदार को कहा है, मैंने अपने किराएदार को कहा है, टेनेंट को कहा है कि ये मेरे जो किराया है ना, वो मेरे को नहीं मिलेगा, किराया तुम मेरे मम्मी के अकाउंट में डाल देना। मकान किसके नाम से, मकान किसके नाम से, मेरे नाम से, और टेनेंट किराया किसको देता है, मम्मी को देता है। मैंने अपनी एसेट क्या मम्मी को ट्रांसफर की है, नहीं, एसेट ट्रांसफर किए बगैर एसेट से होने वाली, एसेट से होने वाली इनकम किसको ट्रांसफर कर दी है, मम्मी को ट्रांसफर किए। ये बताओ इनकम किसकी मानी जाएगी, मेरी की मम्मी की, हाउस प्रॉपर्टी इनकम किसकी मानी जाएगी, मेरी की मम्मी की, बोलो, आपकी। मेरी मानी जाएगी। तो बोला गया कोई भी बंदा अगर अपनी एसेट ट्रांसफर किए बगैर ट्रांसफर से होने वाली, एसेट से होने वाली इनकम ट्रांसफर करता है, एसेट ट्रांसफर नहीं करता, एसेट से होने वाली इनकम ट्रांसफर करता है, तो इनकम, ये मम्मी बन गई ट्रांसफरी, मम्मी बन गई कौन, ट्रांसफरी, और मैं कौन बन गई, ट्रांसफरर, ठीक। तो इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी बच्चों, ट्रांसफरर के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगी। इतनी क्लैरिटी है, बोलो इतनी क्लैरिटी है। कोई भी बंदा अपनी एसेट ट्रांसफर किए बगैर एसेट से होने वाली इनकम को क्या करता है, एसेट से होने वाली इनकम को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, तो इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, जल्दी बताओ, इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, नहीं, ट्रांसफरर के। हस्बैंड, ध्यान से सुनना, हस्बैंड बोलता, हस्बैंड के नाम से, हस्बैंड ने किसी को लोन दिया हुआ है, हस्बैंड ने किसी को क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है। अब हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं है, जैसे लेट्स से सपोज हस्बैंड ने मिस्टर एक्स को क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, मिस्टर एक्स को लोन दिया हुआ है। अब हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं रहता कि ये लोन के इंटरेस्ट की ले पाए, तो उसकी वाइफ, हस्बैंड की वाइफ, वाइफ क्या लेती है, मिस्टर एक्स इंटरेस्ट किसको देते हैं, मिस्टर एक्स इंटरेस्ट किसको देते हैं, वाइफ को देते हैं, ठीक है, और वाइफ उसको हस्बैंड को वापस नहीं करती है, वो वाइफ घर का खर्चा चला लेती है। तो इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, जल्दी बताओ, इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, हस्बैंड के हाथ में, क्लियरिटी है, हस्बैंड के हाथ में। हाँ, ये इनकम, इंटरेस्ट इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, इंटरेस्ट कहाँ जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और ये मेरी रेंट है ना, टेनेंट मेरी मम्मी को रेंट दे रहा है, रेंट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, मम्मी के कि मेरे, मम्मी के कि मेरे, मेरे कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी। अगर ये मेरे को देता तो मेरे हाउस प्रॉपर्टी तो बिल्कुल वैसे टैक्सेबल होगा जैसे नॉर्मल इनकम में टैक्सेबल होती है। क्लैरिटी है। अगर कोई भी बंदा इनकम को ट्रांसफर किए बगैर, सॉरी, ऐसे ट्रांसफर किए बगैर उससे होने वाली इनकम को ट्रांसफर करता है, तो वो किसके हाथ में टैक्सेबल होती है, ट्रांसफरेबल। अब सुनो ध्यान से, अगर कोई बंदा इरिवोकेबल एसेट ट्रांसफर करता है, अगर कोई बंदा क्या करता है, एसेट ट्रांसफर करता है, क्या ट्रांसफर करता है, एसेट, सुनो, अगर कोई बंदा क्या ट्रांसफर करता है भाई साहब, एसेट, सुनना, अगर कोई बंदा भाई साहब एसेट ट्रांसफर करता है और वो इरिवोकेबल ट्रांसफर करता है, इरिवोकेबल मतलब जो रिवोक हो सके, रिवोक समझते हो, मतलब क्या होता है, तोड़ना, जो तोड़ने लायक हो। सुनो, अगर कोई बंदा इरिवोकेबल ट्रांसफर करता है, तो ये जो इनकम होगी वो होगी ट्रांसफरी की, इनकम किसकी हो जाएगी, बोलो,
ट्रांसफरी किसकी हो जाएगी? ट्रांसफरी की। ट्रांसफर इरिवोकेबल ट्रांसफर करता है तो इनकम किसकी हो जाएगी? जल्दी बताओ। इरिवोकेबल ट्रांसफर करता है तो इनकम किसकी हो जाएगी? ट्रांसफर ट्रांसफर की। और रिवोकेबल ट्रांसफर करता है तो इनकम क्या हो जाएगी? ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब क्या? सुनो, ध्यान से सुनना। अगर कोई बंदा इरिवोकेबल ट्रांसफर करता है, जैसे मैंने, ध्यान से सुनना, मैंने गुंजन को ये डायमंड की रिंग, मैंने गुंजन को डायमंड की रिंग गिफ्ट दे दी, गिफ्ट थैंक दे यू। दी, तो क्या ये गिफ्ट वापस लूंगी? नहीं, नहीं। ये रिवोकेबल ट्रांसफर है कि बेटा इरिवोकेबल ट्रांसफर है? ये रिवोकेबल ट्रांसफर है कि इरिवोकेबल ट्रांसफर है? बोलो, ये कौन सा ट्रांसफर है? रिवोकेबल है कि इरिवोकेबल? इरिवोकेबल। इररिवोकेबल। और गुंजन इसको सेल कर देती है तो कैपिटल गेन किसके हाथ में आएगा? गुंजन इसको सेल कर देती है तो कैपिटल गेन किसके हाथ में आएगा? गुंजन के हाथ में। गुंजन के हाथ में। लेकिन मैं गुंजन को, ध्यान से सुनना, लेकिन क्या होता है, मैं गुंजन को एफडी, लेट्स सपोज मैं एफडी 5 साल के लिए देती हूँ। मैंने कहा गुंजन आज से ये एफडी तेरी हो गई, आज से एफडी तेरी हो गई। तो गुंजन बोलती है पक्का? मैंने कहा हाँ, 5 साल तक तू रखेगी, 5 साल के बाद फिर वापसी मेरे को दे देगी। बताओ ये ट्रांसफर रिवोकेबल ट्रांसफर है कि इरिवोकेबल ट्रांसफर है? रिवोकेबल। रिवोकेबल। भले 5 साल तक इंटरेस्ट कौन खाए? गुंजन। 5 साल तक इंटरेस्ट कौन खाए? गुंजन। तो भी क्या होगा? 5 साल तक इंटरेस्ट गुंजन खाए तो भी इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? बताओ। तो भी इंटरेस्ट किसके हाथ में? मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। भैया ये इंटरेस्ट मेरे हाथों में क्या होगा? टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल। ठीक है। अब सुनो, मैंने अपनी मम्मी को मकान, मकान ही ट्रांसफर कर दिया, मकान मम्मी के नाम से कर दिया। बताओ इंटरेस्ट, रेंट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? मैंने अपनी मम्मी के नाम से मकान कर दिया, रेंट किसके नाम से टैक्सेबल होगा? आपके मेरे। क्यों? आपके मदर के ट्रांसफर कर दिया। हाँ। मम्मी के, मदर के नाम से ही होगा ना, क्योंकि मैंने मकान ही ट्रांसफर कर दिया। किसके नाम से होगा? मम्मी के नाम से। मैंने अपना मकान मम्मी को 10 साल के लिए दे के रखा है। मैंने कहा मम्मी 10 साल तक आप रखना, 10 साल के बाद मुझे वापस कर देना। शुरू से ही रेंट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? आपके। मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। इधर मम्मी के हाथ में क्यों टैक्सेबल होता है? क्योंकि ये कौन सा ट्रांसफर है? इरिवोकेबल। मकान हमेशा मेरे नाम से है, लेकिन मकान का किराया मैं मम्मी को ट्रांसफर करती हूँ। बताओ ये किराया किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? आपके। मेरे। मकान का किराया, वो मकान किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? जल्दी बताओ। किसके हाथों में टैक्सेबल होगा? भाई मेरे हाथों में टैक्सेबल होगा। क्लैरिटी है? यस मैम। क्लैरिटी है? सुनो भाई, वेरी 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 सिंपल, ध्यान से सुनना। वेरी सिंपल। पहला वाला इनकम क्या है? पहला वाला केस क्या है? जल्दी बताओ, फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस क्या है? आप, इररिवोकेबल। फर्स्ट केस क्या है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर मत करो, केवल ट्रांसफर क्या करो? इनकम। तो इनकम किसकी मानी जाएगी? बोलो इनकम किसकी मानी जाएगी? प्रॉपर्टी ट्रांसफर मत करो, केवल इनकम ट्रांसफर करो। इनकम किसकी मानी जाएगी? ट्रांसफर। इनकम किसकी मानी जाएगी? ट्रांसफरर की। दूसरी है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो। प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो, अगर इरिवोकेबल ट्रांसफर कर रहे हो तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, अगर इरिवोकेबल ट्रांसफर कर रहे हो तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो, और अगर इरिवोकेबल ट्रांसफर कर रहे हो तो किसकी इनकम? जिसको मिला है, रिसीवर। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो और इरिवोकेबल ट्रांसफर कर रहे हो तो जिसको? ट्रांसफरी। ट्रांसफरी। वेरी गुड। किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? ट्रांसफरी। और अगर रिवोकेबल ट्रांसफर कर रहे हो तो? ट्रांसफर। बोलो, रिवोकेबल ट्रांसफर कर रहे हो तो? इरिवोकेबल ट्रांसफर कर रहे हो तो ट्रांसफरी, और रिवोकेबल ट्रांसफर कर रहे हो तो ट्रांसफरर। क्लियर है? क्लियर है? बोलो Yes, क्लियर। ma'am. और रिवोकेबल यानी जो तोड़ा जाए लाइफ टाइम में, और इरिवोकेबल यानी जो तोड़ा न जाए। क्लियरिटी है? मैं गुंजन को हमेशा के लिए एफडी गिफ्ट कर देती हूँ। बताओ एफडी का इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? गुंजन के।
गुंजन के। एफडी का इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? गुंजन के हाथों में टैक्सेबल होगा। और अगर मैं गुंजन को एफडी 5 साल के लिए गिफ्ट कर 5 साल के लिए देती, मैं बोलती गुंजन 5 साल के बाद भैया ये मुझे वापस दे देना, तो बोलो क्या होगा? आप टैक्सेबल। हाँ, फिर किसके हाथ में टैक्सेबल होगा भैया? मेरे हाथ में। क्लैरिटी है? यस मैम। चलें आगे बढ़े। यस मैम। मैम वो उसके बाद वाला दिखाइए। कौन सा बेटा? ये ये ठीक है मैम, ये तो पहले लिखाई दिया आपने। हाँ, ये तो लिखा ही दिया ना, ये तो क्वेश्चंस बता रही थी। ठीक है, अब चलो सुनो ध्यान से। अच्छा, इरेवोकेबल ट्रांसफर में ट्रांसफर करते हो तो किसके हाथ में टैक्सेबिलिटी आती है? ट्रांसफर। ट्रांसफर ही। मैंने गुंजन को एफडी हमेशा के लिए दे दी, एफडी का इंटरेस्ट किसके हाथ में जाएगा? आपके ट्रांसफर। गुंजन के हाथों में ना। मैंने एफडी हमेशा के लिए गुंजन को दे दी, एफडी का इंटरेस्ट किसके हाथ में जाएगा? मैम टैक्सेबल तो आपके हाथ में होगी ना पर। अरे इरेवोकेबल ट्रांसफर है ना बेटा, अच्छा, हमेशा के लिए दे दिया। हमेशा के लिए दे दी। बताओ रखना किसके तो हाथ? हमेशा के लिए क्या? गुंजन के हाथ में होगा। गुंजन के हाथ में होगा। वेरी गुड, गुंजन ने। लेकिन इररिवोकेबल ट्रांसफर दो लोगों के यहाँ दो जगह नहीं चलता। इररिवोकेबल ट्रांसफर दो जगह अप्लाई नहीं होता। देखो, इररिवोकेबल ट्रांसफर में टैक्सेबिलिटी हमेशा किसके हाथ में जाती है? इररिवोकेबल ट्रांसफर में टैक्सेबिलिटी हमेशा किसके हाथ में जाती है? ट्रांसफर ही। लेकिन बेटा इसके दो एक्सेप्शन है। इसके कितने एक्सेप्शन है? दो एक्सेप्शन है। कौन कौन से दो एक्सेप्शन है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। दो एक्सेप्शन मतलब दो जगह इरिवोकेबल ट्रांसफर हो या रिवोकेबल ट्रांसफर हो, हमेशा इनकम ट्रांसफरर के हाथ में जाती है। अगर हस्बैंड ने वाइफ को ट्रांसफर किया हो, हस्बैंड ने ट्रांसफर किया हो स्पाउस को, नॉट हस्बैंड ने, इंडिविजुअल ने ट्रांसफर किया हो स्पाउस को, चाहे फिर इरिवोकेबल ट्रांसफर हो चाहे फिर वो रिवोकेबल ट्रांसफर हो। इंडिविजुअल ने ट्रांसफर किया स्पाउस को, मतलब समझते हो? इंडिविजुअल ने ट्रांसफर लिया स्पाउस को, मतलब समझते हो? ट्रांसफर लिया। इंडिविजुअल ने ट्रांसफर किया हो स्पाउस को, अपनी वाइफ को। हस्बैंड ने या अपनी वाइफ को किया हो, या वाइफ ने अपने हस्बैंड को किया हो। क्लैरिटी? यस यस। देखो, अगर मैंने गुंजन को एफडी गिफ्ट की, मैंने गुंजन को एफडी गिफ्ट की तो इंटरेस्ट हमेशा के लिए एफडी दे दी, तो इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? गुंजन। गुंजन। और मैंने गुंजन को एफडी 3 साल के लिए गिफ्ट की तो आपके हाथ में। मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। मैंने गुंजन को एफडी 3 साल के लिए गिफ्ट की तो बेटा मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। और मैंने गुंजन को हमेशा के लिए एफडी दे दी तो गुंजन के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन ये केस कहाँ नहीं लगता? अगर इंडिविजुअल ने कोई ट्रांसफर किसको किया हो? स्पाउस को, और वो भी इन विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट। विदाउट और इनएडिक्वेट मतलब फ्री में, हाँ फ्री में, या विदाउट या इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मतलब जितने का था उतना नहीं दिया, मतलब जितने का था। वेरी गुड, जितने का था उतना नहीं दिया। क्लैरिटी है इतनी? सुनो, अब ध्यान से सुनना, ध्यान देना बेटा। अगर इंडिविजुअल ने स्पाउस को ट्रांसफर किया है, हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने किसको किया है? बोलो, वाइफ ने किसको किया? हस्बैंड को। विदाउट या बोलो, विदाउट या क्या? इनएडिक्वेट। विदाउट या क्या होगा? इनएडिक्वेट ट्रांसफर किया है। तो सुनो ध्यान से, अगर इंडिविजुअल ने ट्रांसफर किया अपने स्पाउस को, हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने किसको किया है? हस्बैंड को। विदाउट और व्हाट? विदाउट और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में अगर एसेट्स क्या की है आपने? ट्रांसफर की है, तो ये इनकम ऑलवेज कंसीडर, इनकम ऑलवेज कंसीडर फॉर ट्रांसफर। इनकम किसकी मानी जाएगी? बोलो, ट्रांसफरर। ठीक है, आया समझ? जैसे जैसे अगर मैंने एफडी गुंजन को दी तो बताओ किसके लिए इनकम होगी? मैंने एफडी गुंजन को दी तो बताओ किसके लिए होगी? गुंजन की। मैंने एफडी गुंजन को दी तो बताओ इंटरेस्ट गुंजन के लिए टैक्सेबल होगा। अगर लेट्स सपोज
मेरे पापा ने एफडी मेरी मम्मी के नाम से करवा दी, अपनी एफडी मम्मी के नाम से करवा दी, बताओ किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? आपके फादर के। फादर के, मेरे फादर के। ठीक, ठीक है, समझ आ रहा है। श्रेया की मदर ने श्रेया के फादर के नाम से हाउस प्रॉपर्टी दे दी, तो किसके नाम से होगा? श्रेया की मदर की पापा के नाम से, पापा की होगा, क्योंकि ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कहाँ नहीं चलता, सॉरी, इररिवोकेबल ट्रांसफर कहाँ नहीं चलता? स्पाउस के केस में नहीं चलता। इतना क्लियरिटी हुई? यस मैम। मैम रीजन क्या होगा? हाँ, रीजन ये है कि घर की प्रॉपर्टी घर में ही आती है। ठीक, टैक्स इवेट करना चाहते हैं। देखो एक बात बताओ, मैं और गुंजन एक है कि अलग है? अलग है। अलग है, ठीक है। अगर मैं गुंजन को एफडी गिफ्ट करी तो हाँ भाई ठीक है ना, हमेशा के लिए अब गुंजन एफडी गुंजन की होगी, इंटरेस्ट हमेशा गुंजन ही यूज करेगी। लेकिन अगर जैसे तुम्हारे पापा, आपके पापा आपकी मम्मी को गिफ्ट करते हैं मकान, तो मकान का किराया मम्मी को मिलना शुरू होगा। मकान का किराया, पापा की इनकम बहुत ज्यादा है, मम्मी को जा तो कहाँ रहा है? घर में। घर पे, इसीलिए ये इसका रीजन है। क्लियरिटी हुई? यस मैम। लेकिन फिर मैम इसका लेकिन ये फादर और डॉटर में नहीं हो सकता। नहीं, अगर मेरे पापा ने मेरे को अगर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी हमेशा के लिए, बोला रखो, तो ये इनकम किसकी होगी? आप डॉटर की। डॉटर की, क्योंकि इरिवोकेबल ट्रांसफर है। पापा ने अगर अपने लड़के को गिफ्ट की तो भी किसकी होगी? लड़के की। लड़के की, क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब बोला जाता है, इंडियन कल्चर में बोला जाता है, सबसे ज्यादा घर की बात घर में होती है हस्बैंड और वाइफ में, ठीक है। बाकी मम्मी पापा, सॉरी, लड़का और मम्मी पापा भी आज नहीं तो कल अलग होंगे, ठीक, हस्बैंड वाइफ अलग नहीं होते, ठीक है। अब हस्बैंड वाइफ कब अलग होते हैं? हस्बैंड वाइफ कब डिवोर्स। अलग होते हैं? डिवोर्स। डिवोर्स, एग्जैक्टली। ये रूल नहीं लगेगा डिवोर्स के केस में या लिव अपार्ट के केस में, ये रूल नहीं लगेगा। मतलब एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, लिव अपार्ट के केस में, यानी अगर आपने कोई हस्बैंड ने अपनी एसेट अपनी वाइफ को लिव अपार्ट या डिवोर्स के केस में ट्रांसफर की है, लिव अपार्ट या लिव अपार्ट मतलब जरूरी नहीं है डिवोर्स हो, लिव अपार्ट यानी अलग रहने का समझौता, इन दोनों में नहीं बन रही है, तो कोर्ट एकदम से क्या नहीं देती है? डिवोर्स। कोर्ट एकदम से डिवोर्स नहीं देती है, बोलती है रह के देखो, तो भी ये लोग नहीं रहते आपस में, अलग अलग रहने का समझौता बना लिया। अब वाइफ बोलती है मैं खाऊंगी कहाँ से? ठीक, इंडियन कल्चर में होता है, वाइफ बोलती है मैं खाऊंगी कहाँ से, तो हस्बैंड उसको क्या करके देता है? बोलता है ये मकान ले, ले ले, मकान आज से तेरा हुआ, मकान का किराया जो है उसको खाती रहना। तो बताओ लिव पार्ट के अरेंजमेंट में इनकम किसकी मानी जाएगी? लिव पार्ट के अरेंजमेंट में इनकम किसकी मानी जाएगी? जल्दी वाइफ। बताओ। ट्रांसफरी, वाइफ। क्लैरिटी है? इरिवोकेबल ट्रांसफर में इनकम किसकी मानी जाती है? इरिवोकेबल ट्रांसफर में इनकम किसकी मानी जाती है? ट्रांसफर की। इरिवो ट्रांसफर की। लेकिन एक्सेप्शन कहाँ अप्लाई नहीं होता? इंडिविजुअल अपनी एसेट ट्रांसफर करता है अपने स्पाउस को, तो इनकम किसकी होती है? ट्रांसफरर की। लेकिन अगर इंडिविजुअल ने अपनी एसेट ट्रांसफर की है लिव पार्ट के अरेंजमेंट में, तो किसको टैक्सेबल होगी? जल्दी बताओ, किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? ट्रांसफर। ट्रांसफर ही। या तो लिव पार्ट का अरेंजमेंट हो या डेथ हो गई हो, डेथ के केस में भी भाई, डेथ के केस में तो वो सर्वाइव ही नहीं कर रहा बंदा। एक से अपनी एसेट, सुनना ध्यान से, एक ने अपनी एसेट अपनी वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी दे दी, बताओ इनकम किसकी? किराया किसका? एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी वाइफ को दे दी, किराया किसका? ट्रांसफर। किराया किसका? जिसको दिया। क्यों भाई? एक्स ने जिसको अपनी दे वाइफ दी। को दी ना, इनकम अच्छा किसकी? वाइफ। ओके ओके ओके। इनकम किसकी? वाइफ की। अरे यार, एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी हाउस, एक्स की। एक्स की ना, डेथ हुई हस्बैंड है। वाइफ का रिलेशन हुआ ना। हाँ हाँ। ठीक, अब एक्स की कुछ 3 साल तक इनकम एक्स की रही, फिर इनकम एक्स की होगी डेथ, डेथ के बाद इनकम किसकी? वाइफ की। वाइफ की। तो ये केस दो केस में नहीं, देखो, जनरली हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई भी ऐसा ट्रांसफर करता है, चाहे वो इरिवोकेबल हो चाहे वो रिवोकेबल हो, इनकम किसकी मानी जाएगी? हस्बैंड की। लेकिन हस्बैंड ने लिव अपार्ट अलग रहने के समझौते या डिवोर्स के केस में दिया है तो ट्रांसफरी की मानी जाएगी, और डेथ के केस में भी किसकी मानी जाएगी? ट्रांसफरी की। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के अलावा अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी इरिवोकेबल ट्रांसफर करता है तो इनकम किसकी मानी जाएगी? जल्दी बताओ, इरिवोकेबल ट्रांसफर करता है तो इनकम किसकी मानी जाएगी? ट्रांसफर की। ट्रांसफर की। और रिवोकेबल ट्रांसफर करता है तो इनकम किसकी मानी जाएगी?
ट्रांसफर रिवोकेबल ट्रांसफर करता है तो इनकम किसकी मानी जाएगी? जल्दी बताओ, रिवोकेबल ट्रांसफर करता है तो इनकम किसकी मानी जाएगी? ट्रांसफर ट्रांसफर। क्लैरिटी है? बोलो क्लैरिटी है? चलें आगे बढ़ें, बढ़ा जाए आगे, बोलो बढ़े आगे, यस मैम। चलें। सुनो, अब सुनो, ध्यान से सुनना। ये हो गया, हाँ। दूसरा, पहला एक्सेप्शन ये था, दूसरा दूसरा अगर कोई बंदा इरेवोकेबल ट्रांसफर में ट्रांसफर लेता है तो किसकी इनकम होती है? इरेवोकेबल में अपना ट्रांसफर लेता है तो किसकी इनकम होती है? ट्रांसफर ही की। लेकिन ये हस्बैंड वाइफ पर नहीं लगता। दूसरा केस, दूसरा केस, अगर इंडिविजुअल के द्वारा अपनी सन्स वाइफ को ट्रांसफर होता है तो भी ये नहीं लगता। मतलब इस केस में भी इनकम किसकी मानी जाती है? बोलो, इस केस में भी इनकम किसकी मानी जाती है? ट्रांसफरर। बेटा, इररिवोकेबल ट्रांसफर में हमेशा इनकम किसकी मानी जाती है? ट्रांसफरी की। इररिवोकेबल ट्रांसफर दो जगह नहीं लगता। अगर इंडिविजुअल ने अपनी एसेट किसको ट्रांसफर की? स्पाउस को। और अगर इंडिविजुअल ने अपनी एसेट किसको ट्रांसफर की है? सन वाइफ को। सन्स वाइफ को, पुत्र वधु को, बहू को। ठीक है, ठीक है, पुत्र वधु ही बोलते हैं ना हिंदी में। सन्स वाइफ, बहू, पुत्र वधु को ट्रांसफर किए। सुनो, मिस्टर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी अपने लड़के के नाम से ट्रांसफर कर दी, किसके इनकम होगी? इररिवोकेबल चल रहा है, इररिवोकेबल चल रहा है। मिस्टर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी लड़के के नाम से कर दी, बताओ किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? मिस्टर एक्स ने अपनी एसेट लड़के के नाम से, अरे नाम बोलो, किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? क्यों होगी? ट्रांसफर कौन सा ट्रांसफर है? इररिवोकेबल। इररिवोकेबल में इनकम किसके हाथ की होती है? नहीं, मिस्टर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी लड़के को दे दी, बताओ इनकम किसकी मानी जाएगी? लड़के की। लड़के की। मिस्टर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी लड़के की वाइफ को दे दी, लड़के की वाइफ को दे दी, तो फिर मिस्टर एक्स की इनकम हो जाएगी। मिस्टर एक्स की हो जाएगी। सन्स वाइफ को क्या कहा जाता है? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। ठीक है ना? अब ये केस डॉटर पे नहीं लगेगा, सन इन लॉ पे नहीं लगेगा, सन पे नहीं लगेगा, सिर्फ किस पे लगेगा? सिर्फ किस पे लगेगा? सन्स वाइफ। सन इन लॉ पे क्यों नहीं लगेगा? नहीं, सन इन लॉ पे नहीं लगेगा। सन इन लॉ दूसरा बंदा, सन इन लॉ बोला जाता है, इतना इतना अटैचमेंट नहीं होता। और ना, आप ये ट्रांसफर कर रहे हो डॉटर इन लॉ को, आपका डॉटर इन लॉ के साथ अटैचमेंट नहीं है, इसीलिए नहीं। आप अपने किसका भला चाहते हो? अपने लड़के का भला चाहते हो। लड़के की इनकम वैसे ही बहुत ज्यादा होगी। आप वैसे तो करने वाले थे लड़के को ट्रांसफर, लेकिन लड़के की इनकम ज्यादा थी। अगर लड़के की इनकम ज्यादा थी तो वो इनकम ऐड हो जाती तो उसका रिटर्न बढ़ जाता। तो आपने लड़के की जगह किसको ट्रांसफर कर दिया? लड़के की वाइफ को। क्लियरिटी? क्लैरिटी है? चलूं? चला जाए? आ जाओ। तो भाई ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। आ रहा है समझ? अगर इंडिविजुअल ने अपनी सन्स वाइफ डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर कर दिया तो किसके हाथ में टैक्सेबिलिटी आएगी? बोलो, किसके हाथ में टैक्सेबिलिटी आएगी? इंडिविजुअल के हाथ में। इंडिविजुअल के हाथ में। अब चलो सुनो, अब ध्यान से, ध्यान से सुनना। ये एक्स है और ये वाई है। एक्स अपनी एसेट वाई को ट्रांसफर करता है तो एक्स अपनी एसेट मिसेस एक्स को ट्रांसफर करता है तो किसकी इनकम मानी जाएगी? एक्स अपनी एसेट मिसेस एक्स को ट्रांसफर करता है तो किसकी इनकम मानी जाएगी? एक्स की। एक्स की। और वाई अपनी इनकम मिसेस वाई को ट्रांसफर करता है तो किसकी मानी जाएगी? वाई की। वाई की। अब इन लोगों ने अच्छा, एक्स अपनी प्रॉपर्टी अपने दोस्त को देता है तो किसकी मानी जाएगी? दोस्त की। दोस्त की, क्योंकि वो कौन सा ट्रांसफर है? इरेवोकेबल। अब इन लोगों ने प्लान किया, एक्स ने कहा तू मेरी वाइफ, वाई ने कहा तू मेरी वाइफ को, एक्स को कहा तू मेरी वाइफ को दोस्त बना ले और मैं तेरी वाइफ को दोस्त बना लेता हूँ। ठीक है,
क्यों? हम दोनों अगर डायरेक्ट ट्रांसफर लेते हैं ना तो इनकम हमारे हाथ में टैक्सेबल होती है और हमारी इनकम बड़ी ज्यादा है वैसे ही। तो हम क्या करते हैं, एक्स बोलता है मैं तेरी वाइफ को गिफ्ट देता हूँ और तू मेरी वाइफ को गिफ्ट दे। अगर क्रॉस इंटरकनेक्शन हुआ टैक्स इवेट करने के लिए, मतलब अगर एक्स सिंपल वाई को मिसेस वाई को ट्रांसफर करता है तो किसकी इनकम होगी? एक्स की। नहीं ना, एक्स मिसेस वाई को ट्रांसफर करता है, एक्स और मिसेस हाँ, वाई वाई का की। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन ही नहीं है ना। तो एक्स मिसेस मिसेस वाई वाई को की। ट्रांसफर करता है एक दोस्त होने के नाते। तो ये किसकी मानी जाएगी? मिसेस वाई की। लेकिन ये क्यों था? ये क्रॉस कनेक्शन था टैक्स इवेट करने के लिए। अगर एक बंदा दूसरे बंदे की वाइफ को या दूसरे बंदे की सन वाइफ को, ठीक है, और दूसरा बंदा उस पहले बंदे की वाइफ को या सन वाइफ को ट्रांसफर लेता है तो उसे कहा जाता है क्रॉस कनेक्शन। तो इनकम किसकी होगी? ये इनकम किसकी होगी? जल्दी बताओ, ये इनकम किसकी होगी? एक्स की। और ये इनकम किसकी मानी जाएगी? बोलो। वाई वाई की। की। अगर एक ही पार्टी ट्रांसफर करती तो, एक ही पार्टी ट्रांसफर करती तो वो फिर किसकी इनकम मानी जाती? ट्रांसफर ट्रांसफर। की। क्लैरिटी? तो मैम पता कैसे चल रहा है कि ये लोग क्रॉस कर रहे हैं? पता कैसे चल रहा है? एक्स ने पूरे साल भर में वाई को ट्रांसफर की। अब वो जब बड़ी बड़ी चीजें ट्रांसफर होती है तो गिफ्ट डीड बनती है, ठीक है, गिफ्ट डीड बनती है। तो ये इनकम किसकी मानी जाती है? उन गिफ्ट डीड के अकॉर्डिंग अगर क्रॉस ट्रांसफर है तो ये इनकम किसकी मानी जाती है? जल्दी बताओ। एक्स की ट्रांसफर। ट्रांसफर। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? यस मैम। चले? सुनो, अब ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, अब ध्यान देना। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, इनकम ऑफ क्या है? माइनर चाइल्ड। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड क्या होता है बच्चों? इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड, ध्यान देना, ध्यान से सुनो। माइनर चाइल्ड की इनकम, अच्छा एक बात बताओ, मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने एफडी गिफ्ट की। बताओ ये एफडी किसकी, एफडी का इंटरेस्ट किसके हाथ में जाएगा? मुझे अपने मेरे ग्रैंडपा ने एफडी गिफ्ट की, बताओ ये एफडी किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? ग्रैंडफादर। क्यों? गिफ्ट की ना। हाँ, गिफ्ट यानी इरेवोकेबल ट्रांसफर। अच्छा। ओके। गिफ्ट यानी कौन सा ट्रांसफर हुआ? बोलो ना। मैम आपके हाथ में होगी। मेरे हाथ में होगी ना, क्योंकि क्या है, मेरे हाथ में क्यों होगी? बोलो ना, मेरे हाथ में क्यों होगी? टैक्सेबल। क्योंकि इरेवोकेबल ट्रांसफर है ना बच्चों। इरेवोकेबल ट्रांसफर में इनकम किसके हाथ में जाती है? ट्रांसफरी। एग्जैक्टली, इरेवोकेबल ट्रांसफर में भाई इनकम किसके हाथ में जाती है? ट्रांसफर के हाथ में जाती है ना। इरेवोकेबल ट्रांसफर में भाई इनकम ट्रांसफर के हाथ में जाती है, मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी। लेकिन बोला गया माइनर चाइल्ड की कोई भी इनकम अगर ग्रैंडफादर ने लेट्स सपोज प्रियंका को एफडी गिफ्ट की और प्रियंका की एज लेट्स सपोज 16 साल, तो प्रियंका माइनर है कि है ना मेजर है? माइनर। माइनर है। तो बोला गया पहली बात तो ग्रैंड माइनर चाइल्ड की इनकम होती नहीं है। अगर माइनर चाइल्ड की इनकम है तो माइनर चाइल्ड की इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? ट्रांसफरर के नहीं, यानी ग्रैंडफादर के नहीं, मम्मी या पापा जिसकी भी इनकम ज्यादा हो, मदर या फादर, फादर और मदर जिसकी भी इनकम क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे प्रियंका एक माइनर चाइल्ड है 16 साल की और उसके ग्रैंडफादर ने एफडी गिफ्ट की, तो एफडी का इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? प्रियंका की मम्मी या प्रियंका के पापा, दोनों में से जो भी क्या हो, जिनकी इनकम ज्यादा हो। जनरली अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो किसकी इनकम ज्यादा मानी जाती है? फादर। फादर की। ठीक, जनरली अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो इनकम किसकी ज्यादा मानी जाती है? फादर की। इतनी क्लैरिटी हुई? तो माइनर चाइल्ड की इनकम किसके हाथ में जाती है? फादर या मदर, दोनों में से इनकम जो भी है ज्यादा होगी। लेकिन मतलब माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में जाती है। और अगर पेरेंट्स सब्सटेंड नहीं करते, यानी मतलब पेरेंट लेट्स से सपोज नहीं है,
अवेलेबल नहीं है यानी एक्सपायर हो चुके हैं तो, पेरेंट्स अगर एक्सपायर हो चुके हैं तो बोलो, या पेरेंट्स में अगर डिवोर्स हो चुका है तो, पेरेंट्स का अगर डिवोर्स हो चुका है तो जिसके साथ वो रहता है, बच्चा रहता है, केयर टेकर, ठीक। एक एक्स है, एक्स एक चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड है 10 साल का, उसके, ध्यान से सुनना, उसके ग्रैंड पा ने उसको एफडी गिफ्ट की है, एफडी का इंटरेस्ट किसके हाथ में जाएगा? और है ना, एफडी का इंटरेस्ट पहले तो उसकी मम्मी या पापा के हाथ में जाएगा, बाई चांस अगर उसके मम्मी पापा का अगर डिवोर्स हो चुका है तो किसके हाथ में जाएगा? केयर टेकर। उसका केयर टेकर। केयर टेकर या तो मम्मी होनी चाहिए या क्या होना चाहिए? पापा होनी चाहिए, ठीक है। या तो मम्मी या पापा दोनों में से जिसके साथ रहता हो। अगर दोनों साथ रहते हैं तो जिसकी इनकम हाई हो, अगर डिवोर्स हो चुका है तो जिसके साथ रहता हो। और अगर मम्मी पापा दोनों ही अवेलेबल नहीं है, मतलब दोनों की, लेट्स सपोज मिस्टर एक्स में मम्मी पापा दोनों की डेथ हो चुकी है, तो फिर किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? बोला, बोलो। जिसके साथ भी रह रहा होगा। नहीं, फिर जिसके साथ भी रह रहा है उसके साथ नहीं होगा, उनके ऊपर वैसे ही ऑलरेडी उस बच्चे का बर्डन ही खुद का अपना बर्डन है। बोला गया फिर माइनर चाइल्ड के हाथ में टैक्सेबल होगा। समझ आ रहा है? एक माइनर चाइल्ड की इनकम मम्मी या पापा जिसकी भी इनकम ज्यादा हो उनके हाथों में टैक्सेबल होगी, अगर दोनों साथ रहते हैं। लेकिन अगर मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका हो तो मम्मी या पापा जिसके साथ भी रहता है वो उसका केयर टेकर होगा, उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर मम्मी पापा दोनों की क्या हो चुकी हो, दोनों की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, मम्मी पापा दोनों की डेथ हो चुकी है, तो ये टैक्सेबिलिटी केयर के टेकर के हाथ में नहीं जाएगी, ये टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में जाएगी? माइनर चाइल्ड के हाथ में जाएगी। इतना समझ आया? बोलो, इतना समझ आया? यस मैम। ठीक। अब सुनो, लेकिन फिर इसके हमने पढ़े एक्सेप्शन, फिर हमने इसके पढ़े एक्सेप्शन। माइनर की इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होती है? जल्दी बताओ, माइनर की इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होती है? पेरेंट्स। मम्मी या पापा जिसकी भी इनकम क्या होगी? हायर। हायर होगी। लेकिन बोला गया माइनर ने अगर अपने स्किल, लेबर के कारण इनकम कमाई गई हो, इनकम अर्न किए थ्रू स्किल लेबर, इनकम अर्न थ्रू स्किल और लेबर, अगर माइनर ने अपनी योग्यता, स्किल यानी योग्यता, लेबर यानी मेहनत के कारण पैसा अर्न किया है, तो ये इनकम सीधी माइनर के हाथ में जाएगी। मतलब अभी केबीसी चल रहा है, अभी केबीसी चल रहा है, हाँ या ना? देखते हो नहीं देखते यस हो? मैम। केबीसी में अभी कौन, सभी बच्चे कौन से आ रहे हैं? हॉट सीट पे नहीं कौन आ देखते। रहे हैं? माइनर। माइनर। इसमें से कोई 1 करोड़ भी जीत के गया है, कोई 12.5 लाख भी जीत के गया है, कोई 5 लाख भी जीत के गया है, वट एवर। ये इनकम किसकी मानी जाएगी? मम्मी पापा की, कि मम्मी पापा की है ना उसकी? बोलो, ये इनकम किसकी होगी? जल्दी बताओ, चाइल्ड की। किसकी होगी? पेरेंट्स। क्यों माइनर भाई? की खुद की। इस अपनी स्किल से कमाया है ना। अच्छा, ओके ओके। अपन केबीसी में गया तो भैया उसका इंटेलिजेंस ही था ना। किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? माइनर। माइनर। किसके हाथ? ये बेटा लॉटरी इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? जल्दी बताओ, ये लॉटरी इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? बोलो। माइनर। माइनर, ठीक है, माइनर। अब इनका केबीसी वालों का रूल है, लॉटरी इनकम लगी तो मतलब टैक्सेबल होगी। लेकिन इनका केबीसी वालों का रूल है कि भैया ये लॉटरी इनकम को क्या आईडीएफसी बैंक में ये लोग एफडी करेंगे, ठीक है, और 18 साल के बाद ही देंगे आपको। लेकिन लॉटरी इनकम तो अभी लगी ना, है तो एफडी किसकी? माइनर की ना। तो लॉटरी इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? जल्दी बताओ। माइनर। अब एफडी की 18 साल के बाद बच्चों को मिलेगी, तो एफडी पे हर साल इंटरेस्ट भी ड्यू होगा, एफडी पे इंटरेस्ट ड्यू होगा, एफडी का इंटरेस्ट ड्यू होगा तो वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? एफडी का इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? बोलो, एफडी का इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? जल्दी बताओ। माइनर के हाथ में होना नहीं ना, चाहिए। क्या एफडी का इंटरेस्ट उसकी स्किल से आया है? लॉटरी इनकम केबीसी पे जो जीता है वो उसकी स्किल से आया है, तो एफडी का केबीसी इंटरेस्ट को क्या उसकी इनकम से आया है? बोलो भाई। नहीं, केबीसी को टैक्सेबल देखो, होगा। जो चीज कमाई गई हो उसकी मेहनत के कारण वो जाएगा माइनर की इनकम। क्या एफडी का इंटरेस्ट उसकी इनकम से आया है? उसकी स्किल से आया है? नहीं। तो ये एफडी का इंटरेस्ट किसके में जाएगा? बोलो, एफडी का इंटरेस्ट किसके में जाएगा?
मम्मी या पापा जिसकी भी इनकम क्या होगी, हायर। ज्यादा होगी। इतनी क्लैरिटी आई, ओके। इतनी क्लैरिटी आई। तो बेटा बोला गया इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड, फादर और मदर जिसकी भी इनकम ज्यादा हो, अगर फादर और मदर दोनों का डिवोर्स हो चुका हो तो जो बंदा उनका केयर टेकर होगा। और उसके एक्सेप्शंस क्या रखे हैं हमने, बोलो उसके एक्सेप्शंस क्या रखे हैं। इनकम अर्न थ्रू स्किल लेबर और माइनर चाइल्ड, अगर इनकम अर्न, और दूसरा एक्सेप्शन, ये तो पहला एक्सेप्शन है, स्किल और लेबर से कमाया गया। 80U में अगर कोई बंदा डिसेबल है, अब डिसेबल कितना कौन माना जाता है, बोला जाता है डिसेबिलिटी, आगे पढ़ाऊंगी 80U सेक्शन पढ़ाऊंगी, वहां बोला जाता है डिसेबिलिटी या तो 40% के ऊपर होनी चाहिए। क्या अपन लोग डिसेबल कहलाएंगे? नहीं, भले स्पेक्स लगे तो भी डिसेबल अपन लोग नहीं कहलाएंगे। ठीक, डिसेबिलिटी 40% से या उससे ज्यादा होनी चाहिए। कौन वेरीफाई करेगा? डॉक्टर। हाथ ना हो, टांग ना हो, मतलब भाई हैंडीकैप्ड हो, 10 है तो बोला गया आज है क्या? इंटरनेशनल डिसेबिलिटी परसों। हाँ, आज इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे है। ठीक है, तो बोला गया भैया डिसेबिलिटी अगर कोई, इसकी प्रूफ कौन करेगा, जल्दी बताओ। 80U में डिसेबिलिटी कौन बनेगा? 80U में जो बंदा डिसेबल होगा। अब एक एक बंदा है, वो डिसेबल है, अब उसके दादा उसको एफडी गिफ्ट करते हैं, बताओ एफडी का इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? एफडी का इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? उसके दादा के। नहीं ना, पापा डिसेबल मम्मी है। पापा। बोला ना एक्सेप्शन, एक्सेप्शन दो है। माइनर की इनकम माइनर के हाथ में जाएगी, एक इंटरेस्ट स्किल्ड मम्मी और पापा। अपनी स्किल और लेबर से कमाया गया, और दूसरा 80U में डिसेबल होगा तो माइनर के हाथ में ही जाएगी। 80U में अगर डिसेबल होगा तो किसके हाथ में जाएगी, जल्दी बताओ। 80U में अगर डिसेबल होगा तो किसके हाथ में जाएगी? माइनर के हाथ में जाएगी। आ रहा है समझ? समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है। अगर 80U में आपकी डिसेबिलिटी होगी तो इनकम कितनी जाएगी, बोलो। 80U में अगर डिसेबिलिटी होगी तो कह रहे हैं कितना आ जाएगा, अगर 40% के ऊपर है तो माइनर के हाथ में जाएगी। समझ आया? और मैम इंटरेस्ट। सब कुछ 80U में अगर माइनर डिसेबल है तो सब कुछ माइनर के हाथ में जाएगा, ओके। एवरीथिंग। और अगर कोई बच्चा 80U में डिसेबल नहीं है तो जनरल इनकम मम्मी पापा के हाथ में जाएगी, लेकिन अपनी स्किल से कमाई जाए तो माइनर के पास ही जाएगा माइनर उसका के पास इंटरेस्ट। जाएगी। अब इंटरेस्ट देखो, पेरेंट्स के पास। हाँ, अगर माइनर की कोई भी इनकम है, जनरली क्या मानोगे, अपनी स्किल से कमाई गई है कि किसी और की गिफ्टेड है? अपनी स्किल से। नहीं नहीं नहीं, माइनर जनरली इतना स्किल्ड नहीं होता, कोई एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जो होते हैं। तुम लोग खुद बताओ, क्या तुमने 18 साल में कमाना शुरू किया था क्या? इनफैक्ट अभी भी कमाना शुरू किया है क्या? नहीं। ठीक है ना, जनरली नहीं होता। जनरली माना जैसे माइनर की इनकम है 8 लाख, लेट्स सपोज माइनर की, लेट्स सपोज प्रियंका है, माइनर है, उसकी इनकम 8 लाख है, बताओ किसके में जाएगी? क्या खुद अपनी स्किल से कमा पाओगे कि हाँ या ना? बोलो, क्या मानोगे? हम गिफ्ट की हुई मानेंगे। गिफ्ट की हुई मानेंगे, तो बताओ किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? पेरेंट्स। एग्जैक्टली, पेरेंट्स। पेरेंट्स की अपनी भी इनकम होगी। पेरेंट्स की इनकम लेट से सपोज 15 लाख है, और माइनर चाइल्ड की इनकम क्या हो जाएगी? माइनर चाइल्ड की इनकम क्या हो जाएगी, उसके में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, हाँ या ना? हाँ। कितनी? 8 लाख। लेकिन जब भी माइनर चाइल्ड की इनकम ऐड होगी तो मैक्सिमम एग्जम्पशन मिलेगा 1500 का। कितना मिलेगा? 1500 का। तो इनकम कितनी टैक्सेबल होगी बताओ? 7,98,500। ठीक है, बाई चांस अगर माइनर चाइल्ड की इनकम ही 1200 है तो कितनी एग्जम्प्टेड होगी? माइनर चाइल्ड की इनकम 1200 है तो कितनी एग्जम्प्टेड होगी? 1200। 1200। मैक्सिमम एग्जम्पशन कितना मिलेगा, बोलो बच्चों, मैक्सिमम एग्जम्पशन कितना मिलेगा, जल्दी बताओ। मैक्सिमम 1200 का मतलब 1500। मैक्सिमम एग्जम्पशन बच्चों कितना मिलेगा? 1500 का। क्लैरिटी है? यस मैम। पक्का? हाँ मैम। ठीक है ना? चलो, ठीक है, चलो। अब सुनो, ये भी हो गया। अब आखिरी सेक्शन बचा इस चैप्टर का, इनकम फ्रॉम कन्वर्टेड प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम क्या आएगा भैया? सुनो, इनकम फ्रॉम
कन्वर्टेड प्रॉपर्टी। सुनना ध्यान से, क्या होता है इनकम फ्रॉम कन्वर्टेड प्रॉपर्टी। इधर देखना, एक्स ने मिसेस एक्स को, सुनना ध्यान से, एक्स ने मिसेस एक्स को डिबेंचर्स गिफ्ट किए 10 लाख के, और गिफ्ट किए, यानी अब 10 लाख के डिबेंचर्स लीगली ऑनर तो मिसेस एक्स है। इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? एक्स ने मिसेस एक्स को 10 लाख के डिबेंचर्स गिफ्ट किए, इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? एक्स के। एक्स के। क्यों? पैसा हस्बैंड ने वाइफ को दिया, हस्बैंड और वाइफ में रिवोकेबल ट्रांसफर नाम का प्राणी नहीं होता। नहीं होता, ठीक है। एक्स के लीगली पैसा मिलेगा किसको? भले टैक्सेबल एक्स के हाथ में होगा, पैसा मिलेगा किसको? मिस एक्स। बोलो किसको मिलेगा? मिसेस एक्स को। मिसेस एक्स एक समझदार थी, हर साल इंटरेस्ट उसको 1-1 लाख का मिलता था, बड़ी समझदार लेडी थी। अब 1 लाख का हर साल इंटरेस्ट मिलता था, वो इकट्ठा करती गई करती गई करती गई, और उससे खरीद ली हाउस प्रॉपर्टी। किससे खरीदी? किससे खरीदी? इंटरेस्ट इनकम से खरीदी हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी पे रेंट लेने लग गई। रेंट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? मिसेस एक्स। मिसेस एक्स। मिसेस एक्स। क्यों? इसे कहेंगे एक्रिएशन ऑफ इनकम, इनकम पर मिलने वाली इनकम। ये हाउस प्रॉपर्टी क्या डिबेंचर बेच के खरीदा है? ये हाउस प्रॉपर्टी क्या डिबेंचर बेच के खरीदे? नो नहीं मैम। नहीं, वो इंटरेस्ट इकट्ठा करके भी दिए। इनकम को कन्वर्ट करके एसेट आती है, इनकम कन्वर्टेड एसेट्स में आता है, फिर उस पर इनकम मिलती है, उसे कहा जाता है एक्रिएशन। एक्रिएशन किसके हाथ में टैक्सेबल होता है? ट्रांसफर। ठीक, अब सुनो ध्यान से, सेम एग्जांपल दे रही हूं मैं। एक्स ने डिबेंचर्स किसको गिफ्ट किए? मिसेस एक्स को, 10 लाख के। मिसेस एक्स बड़ी समझदार थी, उसने कहा शेयर मार्केट गिर गया है। शेयर मार्केट क्या हो चुका है? गिर गया है भाई। इतना पैसा, 10 लाख का पैसा शेयर मार्केट में फंसाना समझदारी नहीं। उसने भाई डिवेंचर्स को क्या कर लिए? सेल कर दिया। पहले तो बताओ, कैपिटल गेन 12 लाख में, और उस दिन रेट 12 लाख था, कैपिटल गेन 2 लाख आया। कितना आया? 2 लाख आया। 2 लाख का कैपिटल गेन किसके हाथ में जाएगा? एक्स के हाथ में। एक्स के हाथ में। वेरी गुड। किसके हाथ में आएगा? एक्स मिस्टर के एक्स। हाथ में, मिस्टर एक्स के हाथ में। अब हुआ ये, अब हुआ ये, ध्यान से सुनो। अब लेकिन लीगली पैसा किसके हाथ में आया? ये कैपिटल गेन तो एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। पैसा किसके हाथ में आया बच्चों? मिसेस एक्स। पैसा किसके हाथ में आया? बोलो। मिसेस एक्स। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। पैसा किसके हाथ में आया? मिसेस एक्स के हाथ में। ठीक है, अब इधर ध्यान से सुनना। पैसा आया मिसेस एक्स के हाथ में, और मिसेस एक्स से इससे बिल्डिंग खरीद ली, और बिल्डिंग को दे दिया किराए पर। बताओ ये किराया किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? डिबेंचर बेच मिसेस कहाँ, किसके हाथ में जाएगा? मिसेस एक्स। नहीं, एक्स। सुनो क्यों। यहाँ किराया मिसेस एक्स के हाथ में जा रहा था, यहाँ इनकम से जनरेट की हुई एसेट है। ये इनकम से जनरेट की हुई एसेट है कि एक एसेट को सेल करके दूसरे एसेट को कन्वर्जन किया? बताओ। कन्वर्जन किया। एसेट को एसेट सेल करके, को। यहाँ डिबेंचर से इंटरेस्ट मिलता, तो इंटरेस्ट पे अगर जो कुछ एसेट खरीदते तो वो एक्स की होती। अगर कन्वर्टेड फॉर्म में अगर आपने एसेट कन्वर्ट कर दिया, आपको मिली गिफ्ट में एक एसेट है, उसको कन्वर्ट करके दूसरी एसेट ले लेते हो, तो इनकम हमेशा ट्रांसफर के हाथ में जाएगी। लेकिन अगर एसेट कन्वर्टेड नहीं है, एसेट से जो इनकम मिल रही है ना, उसकी सेविंग करके आप क्या कर रहे हो? इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो उसे कहा जाता है एक्रिएशन। इनकम पर मिलने वाली इनकम, एक्रिएशन। एक्रिएशन ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल होता है, और एक्रिएशन ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल होता है। लेकिन कन्वर्जन फॉर्म किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? जल्दी बताओ, कन्वर्जन फॉर्म किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? जल्दी बताओ। ट्रांसफर। कन्वर्जन फॉर्म किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? ट्रांसफर। क्लैरिटी है?
यस मैम। बोलो क्लैरिटी है? आया समझ? यस मैम। ठीक। हाँ, एक ये बचा है इनकम टू स्पाउस, बाकी सब हो गया। इनकम टू स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न विद सच एज इंडिविजुअल हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। बेटा बस ये आखिरी सेक्शन बचा है, सुनना ध्यान से। एक बंदा है, भैया जी सुनो, एक बंदा है, उस बंदे का, ध्यान से सुना, चलो एक बंदा क्या है, मेरा ही है, नहीं फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए ना। एक पर्सन है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स एक कंपनी में कौन है, ए कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है, ध्यान से सुनना, मिस्टर ए कंपनी में डायरेक्टर है। अब भैया डायरेक्टर की सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ है, समझना, इसकी इनकम बढ़ गई हाँ या ना, इसके ऊपर टैक्स बढ़ेगा हाँ या ना, बोलो। यस मैम। बढ़ेगा ना भाई, 2 लाख है तो 24 लाख, टैक्स का स्लैब हमें याद है 2.5 लाख तक नील। और स्लैब एक एक स्लैब मिलेगा कि दो दो बार स्लैब का बेनिफिट मिलेगा? स्लैब का बेनिफिट एक बार मिलेगा कि दो दो बार मिलेगा? 2 बार। क्यों मिलेगा? एक बार ही। एक ही बार मिलेगा ना, एक ये मतलब एक ही स्केल चलेगा ना, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5, 5 से 10, अबाउट 10, यही होगा ना भाई। 25%। अब इसने हाँ। एक ही ट्रिक खेली, इसने एक ट्रिक क्या खेली, बोलता है, क्योंकि वही उस कंपनी का डायरेक्टर था तो उसकी चलती थी, ठीक है, तो उसने कहा एक काम करो भाई साहब, कंपनी को कहा देखो भाई मेरे को क्या चाहिए, ध्यान से सुनना, उसने कंपनी को क्या कहा, मेरे को क्या चाहिए, एक कंपनी है, एक कंपनी है, अब सुनना ध्यान से, एक कंपनी है, इसने कहा कि भाई मेरे को क्या चाहिए, ध्यान, हाँ, ए ने कहा, एक डायरेक्टर है, 2 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, अब इसने कहा कि एक काम करो, मेरी वाइफ जो है ना वो घर पे ही बैठी है, मेरी वाइफ कहाँ, घर पे बैठी है, लेकिन एक काम करते, दिखाने में क्या हर्ज है, हम दिखाते हैं कि एन कंपनी के 2 एम्प्लॉयज हैं, एक है मिस्टर एक्स और एक है उसकी वाइफ मिसेस एक्स, ये मेरी 2 लाख की सैलरी ने टुकड़ों में कर दो, 1 लाख मेरे नाम से कर दो और 1 लाख मेरी वाइफ के वाइफ नाम के। से कर दो, आनी तो चीज घर पर ही है, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, इसकी इनकम कितनी होगी, 24 की जगह कितनी होगी, 12 12, और स्लैब का बेनिफिट एक बार मिला कि 2 बार, एक बार इसको मिला एक बार इसको मिला, समझ आ रहा है? ठीक है। हाँ। तो और तो बोला गया अगर एक बंदा किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लगता है यानी इसकी कंपनी में चलती है, कंपनी में चलती कब है, जब वो कंपनी का शेयर होल्डर हो और होल्डिंग 20% से ज़्यादा हो, मैं रिलायंस में शेयर होल्डर हूँ, मैं एसबीआई की शेयर होल्डर हूँ, तो क्या मेरी एसबीआई में चलती है? नहीं, हम लोगों के तो 0.0012% के शेयर्स रखे हुए हैं, ठीक, अगर एक कंपनी, एक बंदा किसी कंपनी का सब्सटेंशियल शेयर होल्डर हो, और यहाँ सब्सटेंशियल शेयर होल्डर का मतलब होता है 20% या उससे ज़्यादा की होल्डिंग हो, या कंपनी का कौन है, डायरेक्टर है, ठीक है, या कंपनी का एमडी है, और उसकी वाइफ को उसी कंपनी में अपॉइंट किया जाता है, और उसको जो सैलरी दी जाती है ना, वाइफ को जो सैलरी दी जाती है उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के हिसाब से बिल्कुल नहीं, मतलब ये है 10th पास और उसको सैलरी कितनी मिल रही है, बोलो, सैलरी कितनी मिल रही है, 1 लाख, कितनी सैलरी मिल रही है, 1 लाख सैलरी मिल रही है, तो बोला गया ऐसे केस में वाइफ की सैलरी क्या रियल में वाइफ की है कि हस्बैंड की है, बोलो, रियल में वाइफ की है कि हस्बैंड की है, जल्दी बताओ, हस्बैंड। हस्बैंड की है, तो ऐसे केस में ये सैलरी बच्चों किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, आई एम सॉरी, ऐसे केस में ये सैलरी सीधे किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, डायरेक्टर के हाथ में, डायरेक्टर को इन हैंड 1 लाख आ रही है और हस्बैंड की, हाँ, लेकिन वाइफ सीए है, ये डायरेक्टर है और वाइफ क्या है, सी है, लेट्स सपोज ये डायरेक्टर है और ये वाइफ क्या है, सी है, तो बताओ उस केस में क्या होगा, वाइफ सी है और ये डायरेक्टर है, तो उस केस में क्या होगा, सी वाइफ की क्वालिफिकेशन है कि नहीं 1 लाख कमाने की, हाँ। है, उस केस में हस्बैंड की सैलरी हस्बैंड में जाएगी, वाइफ की सैलरी वाइफ में जाएगी, वाइफ। लेकिन अगर एक बंदा है, क्वालिफाइड है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, उसकी वाइफ को उस एंटिटी में क्या दिया जा रहा है, जॉब दी जा रही है,
और उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है उस जॉब के अकॉर्डिंग, तो उस बंदे की सैलरी उस बंदे की सैलरी किसके में जाएगी, जल्दी बताओ, उस बंदे की सैलरी किसके में जाएगी, हस्बैंड में जाके ऐड हो जाएगी। इतनी क्लैरिटी हुई? बोलो, इतनी क्लैरिटी हुई? यस मैम। ठीक, ये क्लबिंग के कंसेप्ट खत्म, क्लबिंग के कंसेप्ट खत्म। ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेक्शन 70 से आता है 80 तक, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। 2 मिनट का ब्रेक दूं कि स्टार्ट कर दूं?